स्क्रीन शेयर करके तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो वी और आई तो हमने फाइंड कर लिया था, हमने डेल्टा वी और डेल्टा जो है वो सर आई फाइंड आउट करना था। डेल्टा वी और डेल्टा आई फाइंड करना है। जी, ये डायग्राम मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, ये वही डायग्राम है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी और कैपेसिटर का करंट क्या होगा। ये हम इस वेव फॉर्म को ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ऑन कैंपस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऊपर ऐसे ही है, इसको ना दें। तो फर्स्ट सब इंटरवल में इंडक्टर की वोल्टेज क्या है, और कांस्टेंट वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर होने का मतलब यह है कि देयर इज अ कांस्टेंट राइज इन इंडक्टर करंट, ठीक है। और कांस्टेंट वोल्टेज नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि देयर इज अ कांस्टेंट डिक्लाइन इन द रेट, मतलब कांस्टेंट रैंप के साथ। इस तरह डिक्लाइन नहीं होगा, इस तरह डिक्लाइन नहीं होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इंडक्टर की वोल्टेज कांस्टेंट है, विच मीन्स हमारा इंडक्टर का जो करंट है वो ग्रेजुअली फॉलिंग है। तो हमने क्या करना है, वही इंडक्टर का फार्मूला वी एल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये हमारा फार्मूला होता है। वी एल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल को इधर मूव कर दिया, ये बन गया। अब हमारा डी आई एल बाई डी टी क्या है, बेसिकली इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है आई एल, और उसकी वैल्यू है वी एल टी बाय एल। तो हमें पता है कि फर्स्ट सब इंटरवल में, ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल, इंटरवल 1, उस वक्त हमारे पास इंडक्टर की वोल्टेज क्या थी। ये इस ग्राफ से नज़र आ रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल इंडक्टर की जो वोल्टेज थी, इंडक्टर की जो वोल्टेज थी वो थी वी जी। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल हमारे इंडक्टर की वोल्टेज हमने वो लिख दी वी जी, क्योंकि ये इक्वेशन बन रही है फर्स्ट सब इंटरवल के हवाले से, उसको ध्यान में रखते हुए। और हमारा जो रेट ऑफ राइज हुआ इंडक्टर के करंट का, वो हुआ वी जी ओवर एल। तो हम इसको ग्राफ में ये बना देंगे कि हमारा इंडक्टर को जो करंट राइज है उसका जो रेट ऑफ राइज है, रेट ऑफ राइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम डी आई एल ओवर डी टी निकाल रहे हैं। तो वी जी ओवर एल हो गया। इसी तरह जब इंडक्टर का करंट फॉल करेगा, यहाँ पर तो लीनियरली करंट राइज हुआ था, अब लीनियरली करंट फॉल करेगा, तो उसका रेट ऑफ फॉल क्या होगा कि उस वक्त की जो वी एल टी होगी, उस वक्त की हम उसको लिख देंगे, वो किस चीज़ के इक्वल है, वी जी माइनस वी के इक्वल है। तो रेट ऑफ फॉल किस चीज़ के बराबर हुआ, वी जी माइनस वी ओवर एल। अगर मैं इस इक्वेशन को सामने रखूं और डायग्राम को भी सामने रखूं, ये हमारे पास डायग्राम है इसकी वेव फॉर्म की जिससे हमने वो निकाला, और ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम इस वी एल टी की जगह पर पहले हमने ये पुट किया, तो नतीजतन हमें क्या निकला, इसकी स्लोप मिल गई। फिर हमने क्या किया कि हमने ये वाली जो सेकंड स्विचिंग इंटरवल है उसमें जो वी, क्योंकि ये ग्राफ वी एल टी का है, तो वी एल टी यहाँ पर है, तो जब हम वी एल टी की वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अगेन फॉर द सेकंड सब इंटरवल, तो हमारे पास जो स्लोप निकलेगी वो डिक्लाइनिंग स्लोप वो ये बन जाएगी। तो ये हो गया इंडक्टर के करंट का ग्राफ, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि रेट ऑफ राइज क्या है, रेट ऑफ फॉल क्या है, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम अब उस इस ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जो बनी हुई है इस तरह से,
इसका जो एवरेज है वो हमारा इंडक्टर का एवरेज करंट है। एवरेज करंट से ऊपर जितना भी जाएगा उसको हम कहेंगे कि वो डेल्टा आई एल है, और जितना एवरेज से नीचे जाएगा, ये भी तो एवरेज से नीचे ही है ना ये लाइन, तो ये अगर मैं लाइन खींच लूँ और ये कहूँ दिस इज़ ऑल्सो डेल्टा आई एल, तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी टॉप तक ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा आई एल। तो हमने वो लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आपको एक लीनियरली राइजिंग रैंप मिल जाए, लीनियरली राइजिंग सिग्नल मिल जाए, और उसकी आपको ड्यूरेशन पता हो, ड्यूरेशन कितनी है, 0 से लेकर टाइम ड्यूरेशन डी टी एस तक है, और उसका आपको रेट ऑफ राइज भी पता है, तो आप लोअर एक्सट्रीम एंड अपर एक्सट्रीम के दरमियान जो हाइट डिफरेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? स्लोप मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन। तो उसने वही काम किया, स्लोप मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन किया, ये है स्लोप हमारी। ज्यादा सही ना, ये हमारी आगे कोई बात पूछ रहे हैं या आपस में डिस्कस कर रहे हैं बेटा? बाय मिस्टेक किसी का माइक ऑन हो गया था। चले, तो एक हो गया ये हमारी रेट ऑफ राइज हो गया, और उसके बाद ये जो रेड कलर में है ये इसका ड्यूरेशन हो गया कि कितने ड्यूरेशन पे ये हमारा ये फैला हुआ। तो इसकी हाइट होगी 2 टाइम्स डेल्टा आई एल। ये चीज़ें जहन में रख लें। आगे कक कन्वर्टर में हमने 4 बूस्ट कन्वर्टर जितना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करनी इसी लेक्चर में, इसलिए इस चीज़ को जहन में रख लें और बिठा लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, 2 इंडक्टर्स हैं और 2 कैपेसिटर्स हैं, तो उसमें हर चीज़ 4-4 दफ़ा नज़र आएगी आपको। तो उसमें फिर आप यूँ समझे कि समुंदर में जैसे बंदा तैर रहा होता है ना, किनारा नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो वाली सिचुएशन हो जाएगी अगर आपको हर चीज़ का आइडिया होगा हर तरह से। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को बार बार कलर से और इस तरह से बता रहा हूँ कि 2 टाइम डेल्टा आई एल कैसे फाइंड किया हमने, इसको ड्यूरेशन टाइम इसकी स्लोप से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इससे हम इंडक्टर फाइंड कर लेंगे, पहले डेल्टा आई एल फाइंड करेंगे, दैट शुड बी अराउंड 10 to 20% जो अमूमन हम रखते हैं, और इसी से ही हम फिर एल को भी फाइंड कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एल विद द डेल्टा आई एल। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। हमारी मेन इक्वेशन कौन कौन सी थी, दोबारा से हम आ जाते हैं। हमारी फर्स्ट मेन इक्वेशन ये थी, हमारी सेकंड मेन इक्वेशन पहले करंट में वोल्टेज वाली थी, अब ये करंट वाली आ गई। अब हमारी उसके बाद वाली जो मेन इक्वेशन है वो है ये वाली। अब हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी, आई वी और डेल्टा आई एल फाइंड करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। डेल्टा वी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें इसमें उल्टा एक लॉजिक है, एक चीज़ उल्टी हमें देखनी पड़ती है कि हम वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर की इक्वेशन को यूज़ करते हुए करंट का रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, करंट का रेट ऑफ चेंज या डेल्टा आई एल निकालते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इंडक्टर के वोल्टेज वाले ग्राफ से, इसी को यूज़ किया था ना, ये वोल्टेज वाला ग्राफ है, लेकिन हम निकले कहाँ पे एंड में, हम डेल्टा आई एल फाइंड कर बैठे, हालांकि ग्राफ स्टार्ट किया था वोल्टेज वाले से। तो कैपेसिटर के केस में बिल्कुल उसका उल्टा है, हम कैपेसिटर के करंट से स्टार्ट करेंगे और एंड अप हो जाएंगे डेल्टा वी के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर के करंट से स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर का करंट क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, डी वी सी बाई डी टी, यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस, ये हमारा होता है कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन। तो इसको हमने सी को नीचे ले आए, डी सी वी बाई डी टी क्या है हमारा ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल, दिस इज द ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल डी सी वी बाई डी टी, तो हमें फाइंड करना है आई सी क्या है हमारा। तो आई सी ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल है, ऊपर जाके ग्राफ में देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल क्या है बताएं ज़रा, आप लोगों को कुछ समझ आ रही, मैं देखना चाह रहा हूँ। कैपेसिटर की माइनस वी ओवर आर, और माइनस वी ओवर आर, ठीक है, बस ठीक हो गया। और सेकेंड सब इंटरवल में क्या है, आई माइनस वी ओवर आर, ये याद रखिएगा, दोबारा ग्राफ मैं नहीं दिखाऊंगा। फर्स्ट सब इंटरवल में माइनस वी ओवर आर है और सेकंड सब इंटरवल में आई माइनस वी ओवर आर है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सिंपली ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, फ़िलहाल तो वो उसी को निकाल रहा है।
कि फर्स्ट सब इंटरवल में ये है, सेकंड सब इंटरवल में आई ये सी नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो गया ना, ये आ गया आई माइनस वी ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सी। ये आई सी टी सेकेंड सब इंटरवल में ये था और 1 ओवर सी यहाँ से आ गया, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ठीक हो गया जी। चलो जी, अब हम आते हैं आगे। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ, ये हमारे पास आ गया। अच्छा ये मुझे बताएं इसका स्लोप, इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नीचे को जाएगा या ऊपर को जाएगा? फिर नीचे की तरफ, नीचे को जाएगा। हाँ जी, द नेगेटिव साइन इज डिक्टेटिंग द फैक्ट कि हमारा जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है कैपेसिटर की वो नीचे को जाएगी। अच्छा ये ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर भी हमें नज़र आता है कि सर्किट को अगर हम देखें तो फर्स्ट सब इंटरवल में क्या हो रहा है, फर्स्ट सब इंटरवल, दिस इज द डायग्राम ऑफ इक्विवेलेंट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल, दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ द सेकंड सब इंटरवल। फर्स्ट सब इंटरवल में देखें कि सोर्स इंडक्टर को एनर्जाइज कर रही है एंड कैपेसिटर इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय एनी पावर सोर्स। तो कैपेसिटर सिर्फ चार्ज लूज कर रहा है लोड के अंदर, जो इसने पिछले जो सब इंटरवल 2 में जो एक्वायर करेगा ना चार्ज, वो सब इंटरवल 1 में लूज करता है। तो लूजिंग का मतलब क्या हुआ कि इसकी वोल्टेज गिरेगी। तो ये भी एक इंट्यूटिव जो है वो आंसर है आपका बाय इंस्पेक्टिंग द सर्किट। और जब हम स्विच इंटरवल 2 में आते हैं तो इंडक्टर और सोर्स मिल के कैपेसिटर को भी चार्ज करती है और आउटपुट वोल्टेज को भी, यानी कैपेसिटर की वोल्टेज बिल्ड होगी। सो वी विल एंड अप विद दिस राइजिंग सिग्नल। तो शुरू में आपका स्लोप जो कैपेसिटर की वोल्टेज है, अगर एवरेज वोल्टेज ये है एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ वी सी टी, this is the graph of VCT, then the slope of the voltage across the capacitor will be negative, क्योंकि आप फर्स्ट सब इंटरवल में जो है वो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड सब इंटरवल, सेकंड सब इंटरवल में ऊपर जाएगा। और ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है दिस इज एवरेज V कैपिटल, जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज है जिसमें से रिपल माइनस किया हो तो वो ये वाली। ठीक हो गया। तो हमने दोनों इक्वेशंस देख ली थी। ये वाला स्लोप हमारी आ गई फॉलिंग, नेगेटिव साइन भी दलालत करता है इस बात पर, और लॉजिकली भी हमने ऊपर जाके देख लिया। और इसमें आपके पास स्लोप आएगी राइजिंग, और पहले वाले में स्लोप फॉलिंग आई थी, इसमें राइजिंग आएगी बिकॉज इंडक्टर एंड सोर्स आर नाउ पावरिंग द कैपेसिटर एंड चार्जिंग द कैपेसिटर, दैट्स व्हाई कैपेसिटर वोल्टेज विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। और इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हमारी डीसी आउटपुट वोल्टेज है जो हमारी रिक्वायर्ड है। और इसमें जो जो फ्लक्चुएशंस आ रही, हमने ये फ्लक्चुएशंस हमने एग्जैजरेट की हुई है, अदरवाइज वोल्टेज में बहुत मामूली सा फ़र्क होगा, इस तरह नीचे जाएगी और बहुत मामूली सी ऊपर आएगी। क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो इस वजह से हमने इसका ये जो रैम्प है इसको ज़रा मज़ीद स्टीप बनाया हुआ है ताकि आप इसको देख सकें और एनालाइज कर सकें। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, this is the initial point, this is the final point. If we want to find the difference between the heights, what we will do, we will multiply 0, मतलब 0 कह रहा हूँ, dts हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, dts मल्टीप्लाई बाय माइनस वी ओवर आर सी। तो ये हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बट विद अ नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, पहले वाली जितनी भी डेरिवेशन हमने की है उसमें नेगेटिव साइन नहीं आया, इसमें नेगेटिव साइन स्पेशली क्यों आया, बिकॉज इसका स्टार्टिंग एंड हाई है और जो जो सेकेंड एंड है वो लोअर है। तो आपका ये लेसर वैल्यू है और दूसरी हायर वैल्यू है, तो डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। इधर से इधर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो दिस इज हायर, क्योंकि ये फार्मूला जिस तरह करता है वो क्या करता है कि हाइट ऑफ द सेकेंड नंबर माइनस हाइट ऑफ द सेकेंड डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या लें, माइनस द हाइट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, वो इस तरह से ये फार्मूला बिहेव करता है। तो इसलिए इसकी जो साइन होगा इट विल बी नेगेटिव साइन एंड दैट नेगेटिव विल कैंसल ईच अदर। ठीक है जी, अब नीचे जाके देखते हैं, अभी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी।
डायरेक्टली, हाँ ये -2 टाइम डेल्टा वी माइनस वी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास ये आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू V/2 RC DTS। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। जी सर। ठीक होगा, कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, इसमें ये वाहिद कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर। जब अभी तक हमने जितने भी कन्वर्टर, दो ही कन्वर्टर पढ़े हैं, बक कन्वर्टर पढ़ा है और बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा है। आगे हम कक कन्वर्टर पढ़ेंगे। तो हमने ये देखा है कि ये वाहिद कन्वर्टर अभी तक हमने पढ़ा है और आगे भी यही देखेंगे कि जिसमें हमें आई भी मिला, ठीक है, हमें कैपिटल वी भी मिला, हमें डेल्टा आई एल भी मिल गया और डेल्टा वी भी मिल गया। ये चार चीज़ें अभी हमने निकाली हैं एनालिसिस से। इन शॉर्ट ये हमने कैसे निकाली, ये हमने सिंपली दोनों स्विच पोजीशंस के ऊपर हमने मैं समरी बताने लगा हूँ कि हमने दोनों स्विचिंग पोजीशन के ऊपर इंडक्टर के वोल्टेज का ग्राफ और करंट के कैपेसिटर के करंट का ग्राफ बनाया था, ठीक है। और उस ग्राफ को हमने इंडक्टर वोल्ट बैलेंस के तहत, जो इंडक्टर का ग्राफ था वोल्टेज वाला इस तरह का, उसका हमने पहले वो स्विच पोजीशन 1 पे देखा जी इंडक्टर की वोल्टेज क्या आएगी, वो हमने लिख दी। फिर हमने देखा कैपेसिटर की इंडक्टर की नेगेटिव साइड पे वोल्टेज क्या आएगी, वो हमने लिख दी। फिर हमें पता है कि दिस एरिया एंड दिस एरिया शुड कैंसिल ईच अदर, तो हमने वो इंडक्टर वोल्ट बैलेंस को यूज़ करते हुए एरिया अंडर दिस प्लस एरिया अंडर दिस करके इक्वल टू 0 कर दिया। उन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे पास वी आ गया, ठीक है। और इस तरीके से हमने कैपेसिटर की जो कैपेसिटर का चार्ज बैलेंस है उसका भी इस तरह का ग्राफ था कि पहले कैपेसिटर चार्ज लूज करता है, फिर कैपेसिटर चार्ज गेन करता है सेकंड सब्स्टिट्यूशन इंटरवल में। फिर हमने कैपेसिटर चार्ज बैलेंस वाली का फिनोमेना यूज़ किया और इनके एरियाज़ को, जो भी इसकी कैपेसिटर के करंट की वैल्यू लूजिंग एंड पे थी और जो भी वैल्यू थी, इनका हमें पता है कि इनकी एरिया अंडर द कर्व अगर निकाला जाए, एवरेज कैपेसिटर चार्ज जो है वो 0 होता है। तो हमने एरिया अंडर द कर्व निकाल के इसका एरिया प्लस दिस एरिया, इन दोनों को ऐड किया, इक्वल टू 0 किया। इक्वल टू 0 करके सॉल्व किया तो हमारे पास ये करंट आ गया, इनपुट करंट आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया कि इन्हीं ग्राफ्स को यूजिंग दिस ग्राफ एंड यूजिंग दिस ग्राफ एंड यूजिंग द जनरल कैपेसिटर एंड इंडक्टर इक्वेशन L इज VL इज इक्वल टू L di/dt वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए, और हमने रेट ऑफ राइज एंड रेट ऑफ फॉल को, इनकी वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी उसको इस्तेमाल करते हुए और LDI/dt वाली रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने डेल्टा V फाइंड किया। और कैपेसिटर की करंट वाली, दिस इज द करंट ऑफ द कैपेसिटर ICT, कैपेसिटर की करंट वाली इक्वेशंस को, मैं गलत क्या बैठा हूँ, सॉरी, इंडक्टर की वोल्टेज वाली इक्वेशंस को यूज करते हुए डेल्टा VL की, आई फाइंड किया ना जी 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 इंडक्टर की वोल्टेज को। जी बिल्कुल, इंडक्टर की जो वोल्टेज वाली वेव फॉर्म है उसको, स्क्वायर वेव फॉर्म थी, उसको यूज करते हुए हमने वो रेट ऑफ राइज वाली इक्वेशन, इंडक्टर के करंट की ग्राफ ड्रॉ किया, उसका रेट ऑफ राइज एंड रेट ऑफ फॉल निकाला। उसको फॉल रेट ऑफ राइज का हमने वो स्लोप मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन करके हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास डेल्टा आई एल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने कैपेसिटर के करंट की इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगेन हमने इससे रेट ऑफ फॉल, रेट ऑफ राइज निकाला कैपेसिटर का, और यूजिंग द अगेन सेम CdV/dt वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए एंड देन सॉल्विंग वी एंड अप विद डेल्टा V विच इज़ इन फैक्ट डिराइव्ड हियर। तो ये सारा काम अभी हमने किया है एक बक कन्वर्टर के, एक बूस्ट कन्वर्टर के अंदर। पिछले कन्वर्टर में हम यहाँ तक आए थे, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। नाउ इस केस में क्योंकि LC 2 पोल LC फिल्टर नहीं बनता, इसलिए हमारा डेल्टा V जो है ना वो निकल गया इस दफ़ा हमारे उस केस में। लेकिन कक कन्वर्टर में अगेन डेल्टा V निकालना मुश्किल होगा, तो हम वो नहीं निकालेंगे। और उसको इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में उसने डिस्कस किया है कि क्या किया जाए उन सर्किट्स का
उन डेल्टा उन उन कन्वर्टर्स का जिसमें आपका 2 पोल एलसी फिल्टर बन रहा होता है। तो उस केस में उसके लिए उससे डेडिकेटेड टॉपिक लिया है एंड में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। दिस अब हम आते हैं कक कन्वर्टर के ऊपर। हमारा बूस्ट कन्वर्टर खत्म हो गया, उसमें डेल्टा वी, डेल्टा आई, वी और आई, ये 4 चीज़ें हमने फाइंड कर ली थी। अब इसमें भी हमने यही काम करना है, लेकिन इसमें क्योंकि 2 इंडक्टर्स हैं, 2 इंडक्टर्स एंड 2 कैपेसिटर्स। सो एक तरह से यूँ समझे कि हमारे पास 2 की बजाय 4 इक्वेशंस होंगी। एक कैपेसिटर की 2 इक्वेशंस बनती थी ना, कैपेसिटर की स्विचिंग इंटरवल 1 पे, स्विचिंग इंटरवल 2 पे, और इस तरह एक इंडक्टर की वोल्टेज का जो बनता था इक्वेशन, वो भी 2 बनती थी, एक स्विचिंग इंटरवल 1 पे और एक स्विचिंग इंटरवल 2 पे। तो इसमें चूंकि हमारे पास 4 चीज़ें हैं, तो 4 हमारे पास स्विच इंटरवल 1 पे आएंगी चीज़ें। पहले ये होती थी, बस इतनी होती थी, बल्कि ये भी नहीं कह सकते, ये होती थी, ये एक ये काट लें और एक ये काट लें। हमारे पास ये चीज़ें होती थी स्विच इंटरवल 1 के ऊपर, ठीक है। और स्विच इंटरवल 2 पे हमारे पास क्या होता था, अगेन एक कैपेसिटर का करंट और एक इंडक्टर का की वोल्टेज, ये होता था हमारे पास। लेकिन चूंकि हमारे पास अब एक एक्स्ट्रा इंडक्टर और एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर आ गया है, उसकी वजह से अब हमारा जो इक्वेशंस हैं वो 2 की बजाय अब 4 इक्वेशंस बना करेंगे। तो इसमें एक पहले तो इसकी बेसिक साइंस और थ्योरी समझ लें कि काम कैसे करता है, फिर हम इसकी मैथमेटिक्स पे आएंगे। काम इस तरह से करता है कि ये बक और बूस्ट दोनों काम कर सकता है, एक बात तो ये आप समझ लें। और इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो ये है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड मूव्स लाइक दिस। आपका जो बूस्ट कन्वर्टर है उसकी जो एम डी की वैल्यू वो क्या होती है, 1/1 माइनस डी, ठीक है। और ये है आपके बूस्ट कन्वर्टर की। और इसकी बक बूस्ट कन्वर्टर या कक कन्वर्टर, इसको कक कन्वर्टर भी कहते हैं, कुक कन्वर्टर कह लें, हम कक बोलते हैं इसको। तो कक कन्वर्टर की जो एम डी है उसमें न्यूमरेटर में भी एक और डी का इजाफा हो जाता है, ठीक हो गया। ये एक इसकी एम डी की वैल्यू है। एम डी क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज विच इज़ V2, अल्टीमेट आउटपुट वोल्टेज जहां हमने लोड कनेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय द इनपुट वोल्टेज, उसको हम एम डी बोलते हैं। ये हमारा मकसद है इसको डिराइव करना आज की क्लास में। तो अगर आप यूँ देखें कि इसका ग्राफ नॉन लीनियर है, ये इस तरह से जा रहा है, यहाँ तक ये करेगा बक, इधर तक ये सॉरी यहाँ तक ये बक करेगा। ये जो रीजन है ये सारा, ये बक रीजन है। कैसे मैंने बता दिया, क्योंकि इनपुट वोल्टेज इज आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट। इस रीजन में रहते हुए आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो लेस है। कैसे हम ये कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप ड्यूटी साइकिल, मैंने अंदाज़ा लगाया ये ड्यूटी साइकिल 0.5 के ऊपर ना हमारा ये डिज़ायर्ड जो है ना आउटपुट वोल्टेज, वो इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाती है। आप इसमें 0.5 पुट करें डी की जगह पर, क्योंकि ये डी है ना बेसिकली जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और आप इधर भी 0.5 पुट कर दें, तो ऊपर 0.5 आएगा, नीचे भी 0.1 माइनस 0.5 इज 0.5, तो क्या आ जाएगा 1। एम डी 1 का मतलब ये है कि V इज इक्वल टू एम डी, यही फार्मूला होता है ना जनरल, किसी भी कन्वर्टर के लिए हम यही फार्मूला यूज करते हैं, V इज इक्वल टू एम डी टाइम्स वी जी। तो एम डी क्या है इस वक्त हमारे पास, जब ड्यूटी साइकिल 50% होगी, ये 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट बिकम्स इक्वल टू इनपुट एट व्हाट ड्यूटी साइकिल, बताइएगा। यस सर। हाँ जी बोले। यस सर। नहीं यस सर नहीं पूछ रहा, मैंने कहा किस ड्यूटी साइकिल पर आउटपुट और इनपुट बराबर हो जाएगी। 0.5। अब 50% ड्यूटी साइकिल पर, या डी 0.5, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगर ये इसीलिए मैंने कहा कि इससे नीचे नीचे अगर मैं 0.4 रखता हूँ तो मेरी आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम होगी, इसलिए ये रीजन जो है ना, क्योंकि एम डी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, नेगेटिव साइन को फिलहाल हम नहीं देखते, इसकी वैल्यू इस वक्त 1 है। 1 का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो जा सकती है आउटपुट वोल्टेज वो आपकी इतनी जा सकती है, इफ़ द ड्यूटी साइकिल लाइज बिलो 0.5। अगर 0.5 से आगे जाते हैं देन योर कन्वर्टर विल परफॉर्म बूस्ट एक्शन ऑटोमेटिकली।
तो ये बूस्ट वाला रीजन आगे से स्टार्ट हो गया। नॉर्मली बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता है कि वो इनपुट से कम वोल्टेज नहीं लेके जा सकता, उसका ग्राफ ही 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे वो नीचे वोल्टेज लेके जा ही नहीं सकता, 0 से नहीं। और बूस्ट कन्वर्टर का क्या मसला होता है कि वो बस इधर तक जा सकता है, बस माइनस मतलब 1 तक जा सकता है, उससे ऊपर आउटपुट नहीं लेके जाता, नहीं जितनी इनपुट है उससे ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज बक कन्वर्टर नहीं लेके जा सकता। इसमें क्या बात है कि ये 0 से स्टार्ट होता है एंड इट कैन गो लेस और ग्रेटर देन योर इनपुट वोल्टेज। तो इसलिए हम इसको कक कन्वर्टर कहते हैं या बक बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं कि उसमें दोनों एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। बट विद एन इन्वर्टेड साइन आप देख रहे होंगे कि ग्राफ ऊपर को नहीं बन रहा, ग्राफ नीचे को बन रहा है। वोल्टेज जो बढ़ रही है वो नीचे की तरफ को बढ़ रही है। और यहाँ एम का मतलब ये है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज अगर 4 है एम की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट वोल्टेज विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो वो ऑलमोस्ट 80% ड्यूटी साइकिल पर हमारा ये काम हो जाता है। ये ग्राफ समझ आ गई आपकी, और नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज की बात भी हो गई। अब तो हम दोबारा जाते हैं इस सर्किट के ऊपर और इसको देखते हैं कि काम कैसे करता है। देखें, हम पहले स्विच पोजीशन 1 पे आते हैं। व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 1 लाइक दिस, करंट विल फ्लो लाइक दैट, ठीक है। और आपका कैपेसिटर जो है उसका प्लस किधर चला जाएगा, नीचे, और माइनस ऊपर को आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का ये वाला जो प्लस वाली साइड है वो बेसिकली इस स्विच के थ्रू इधर आ गई ना प्लस, जो कि नीचे बना के दिखाया भी है कि ये देखें, ये वाला जो प्लस जो ऊपर पड़ा हुआ था, यहाँ पर कैपेसिटर का प्लस था, ये कैपेसिटर यूँ लगा हुआ था ना, तो जब वो स्विच क्लोज हुआ तो वो प्लस नीचे को चला गया, ठीक है। और ये प्लस नीचे को आ गया, माइनस ऊपर को आ गया, जिसकी वजह से आपकी जो अल्टीमेट आउटपुट V2 है, V2 इज़ योर आउटपुट। बक और बूस्ट में हम खाली V यूज़ करते थे, स्मॉल v, लेकिन इसमें हमारी V2 इज़ आवर अल्टीमेट आउटपुट। तो आप देखें कि V2 हमारी आउटपुट है, उसका प्लस ऊपर है और माइनस नीचे, जैसे कन्वेंशन डिक्टेट करती है कि हम प्लस को ऊपर रखते हैं, माइनस को नीचे रखते हैं आउटपुट को रिप्रेजेंट करने में। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आउटपुट को पावर करने वाली जो चीज़ है वो है कैपेसिटर C1, जो अपनी पावर जो है वो आउटपुट को दे रहा है। अब आप सोर्स की पोलैरिटी को, कैपेसिटर C1 विच हैज़ द वोल्टेज V1, उसकी पोलैरिटी अगर देखें तो उसका माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है, और हमारी जो आउटपुट है उसका उसका आउटपुट का माइनस नीचे और प्लस ऊपर है। तो यूँ समझें कि आपकी जो आउटपुट होगी वो हमेशा इसके इन्वर्टेड ही आएगी, जो पोलैरिटी हमने यहाँ बना रखी है उसके मुखालिफ आएगी, तो इसलिए हमारा ग्राफ हमेशा नीचे को जाएगा। समझ रहे बात को, बताइए कि नहीं आई? सर ये ऑपोजिट क्यों हो रही है, मतलब कि वैसे तो ठीक है, समझ आ गई कि ऑपोजिट पोलैरिटी आएगी, लेकिन इसकी रीज़न क्या होगी? जी रीज़न बताता हूँ मैं। आप सोच पोजीशन 2 पे जाए, अब 1 पे भी आए, 2 पे भी आना है ना, कभी 2 पे आएंगे हम, ठीक हो गया। जब हम 2 पे आएंगे तो इंडक्टर की वोल्टेज, चले पहले 1 पे आते हैं, 1 पे इंडक्टर की वोल्टेज देखते हैं क्या बनती है। व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 1, इसको भी भूल जाए, ठीक है। इंडक्टर की प्लस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा ना, ऐसे ही है ना, इंडक्टर चार्ज एनर्जाइज हो रहा है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और इसका प्लस करंट के एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और जो माइनस है वो करंट का लीविंग पॉइंट हो जाएगा, इंडक्टर का लीविंग पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया ना। अब हम स्विच को ये याद रखें, प्लस इधर है और माइनस उधर है। अब हम स्विच को चेंज करते हैं टू स्विच पोजीशन 2। अब क्या होगा कि इंडक्टर ने अपनी पोलैरिटी को स्वैप करना है, तो ये वाली साइड हो जाएगी माइनस और ये वाली साइड हो जाएगी प्लस। अब क्या होगा कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ ज्वाइंट है, तो क्या होगा कि VG और VL क्या होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, VL और VG ऐड हो जाएंगे, और करंट इस कैपेसिटर के अंदर ये वाला पाथ लेते हुए यहाँ से इधर को निकल जाएगा, ऐसे ही होगा ना करंट का पाथ। और कैपेसिटर की जो C1 की पोलैरिटी है वो हमेशा क्या होगी, प्लस इधर और माइनस इधर। कैपेसिटर हमेशा बाएं हाथ पे प्लस आएगा कैपेसिटर की, और कैपेसिटर की राइट साइड पे हमेशा माइनस आएगा। ये बात भी समझ आ गई?
सर जी, सर ये जब हमने स्विच पोजीशन 2 पे किया तो इंडक्टर के क्रॉस साइन रिवर्स क्यों हुए? ये तो बेटा मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि साइन रिवर्स क्यों होता है, क्योंकि जब आपका करंट इंटरप्ट होता है इंडक्टर में तो वो अपनी पोलैरिटी को स्वैप करता है ना। ये आप उस लेक्चर में शायद नहीं थे मे बी, इस वजह से शायद आपने बाकियों को कोई बता सकता है इसका जवाब, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि बाकियों को इस चीज़ को सर पता है। इसमें ना यही है ना, फ्लक्स की डायरेक्शन बदल जाएगी जिसकी वजह से जो इंडक्शन है ना, वोल्टेज इंडक्शन, वो ऑपोजिट पोलैरिटी जी, होगी। इंड्यूस्ड वोल्टेज अपोजिट पोलैरिटी। जस्ट शॉर्ट मैं इसको कर ही जाता हूँ ताकि मोइज जो है वो भी इसमें आ जाए, कि जब हम इंडक्टर को एनर्जाइज करते हैं किसी भी करंट सोर्स से, तो इंडक्टर का करंट यूँ जा रहा है और यूँ लीव कर रहा है, तो एंट्री पॉइंट विल बिकम पॉजिटिव, लीविंग पॉइंट विल बिकम नेगेटिव, जस्ट लाइक इन एनी ऑर्डिनरी कैपेसिटर, रजिस्टर और एनी डिवाइस। उसमें यही होता है, जहाँ से करंट एंटर होता है वो प्लस हो जाता है, जहाँ लीव करते हैं वो माइनस हो जाता है। सपोज जो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड हैज दिस डायरेक्शन, डीसी करंट है ना, तो एक जानिब नॉर्थ बन जाएगी, दूसरी साइड साउथ बन जाएगी। ये है उस वक्त का हिसाब किताब जब आपका इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हुई जा रही है और हुई जा रही है। एक टाइम आएगा कि स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा, फ्लक्स के स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाएगा। लेकिन हमने उस लेवल तक अपने इंडक्टर को नहीं लेके जाना, अदरवाइज इंडक्टर विल सैचुरेट एंड आवर लॉसेस विल इंक्रीज। हमने बस ये देखना है कि हमारा अ, इस दौरानिया तक हमने स्विच रखना है कि हमारा इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अभी रैपिडली हो रहा था, स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंचा था, सैचुरेशन स्टेट तक नहीं पहुंचा था, बल्कि उससे कई गुना पहले हमने उसको स्विच को चेंज कर लिया था। जब हम स्विच की पोजीशन चेंज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हुई थी, जिनका एरो राइट साइड पे था, वो कोलैप्स करती है विद द अपोजिट। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब उसको डी एनर्जाइज होना होता है तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन से कोलैप्स करती है। जब वो ऐसा करती है तो वोल्टेज उसके अक्रॉस फ्लिप हो जाते हैं, प्लस उस और माइनस इधर, या करंट जब भी इंटरप्ट किया जाए इंडक्टर में से तो उसकी ऐसी ही ऐसा बिहेवियर होता है। तो अब मेरा ख्याल है जो मोइज वगैरह या बाकी जितने भी स्टूडेंट जिनको इसका आइडिया नहीं था, हमने उसको वो कर लिया। तो अब इंडक्टर की जो पोलैरिटी है वो यहाँ माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगी, और ये कैपेसिटर को इधर से करंट फीड करेंगे, मेकिंग इट्स दैट टर्मिनल लेफ्ट पॉजिटिव एंड राइट नेगेटिव। यहाँ तक बात हो गई। जब हम दोबारा स्विच पोजीशन 1 पे आते हैं, ये तो था ना स्विच पोजीशन 2 की बात कि ऐसा होता है, इस तरह से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब हम वापस आते हैं स्विच पोजीशन 1 की तरफ, तो अब तो कैपेसिटर चार्ज हो चुका ना। अब जब इस स्विच को इधर ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे बताएं ये वाला प्लस कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट पीस ऑफ वायर हो गई ना, दिस इज शॉर्ट पीस ऑफ वायर, ठीक है। तो इसको मैं यूं बना सकता हूं ना कि इस कैपेसिटर को यहां से हटा दें। मैं यूं बना सकता हूं कि मेरा कैपेसिटर बेसिकली कनेक्टेड है इस तरह से, इसका ये वाला माइनस, वही माइनस यहाँ रहा और ये प्लस यहाँ आ गया। क्या ये बात समझ आई है आप लोगों को कि स्विच पोजीशन 1 पे जाने से कैपेसिटर नीचे कैसे आ जाता है और उसका प्लस नीचे को कैसे लग जाता है? ये बात समझ आई है तो बताएं। ये सर आ गया। ठीक हो गया। तो अब ये एक बेसिक वजह है जिसकी वजह से आपका वोल्टेज आउटपुट में फ्लिप होती है। ये वो बुनियादी रीज़न है जिसकी वजह से आपका आउटपुट फ्लिप होती है, क्योंकि आपकी स्विचिंग इस तरह से हो जाती है कि जब कैपेसिटर यहाँ लग गया, स्विच 1 पोजीशन पे आ गया, तो वो प्लस नीचे आ जाता है और माइनस जो है वो आगे आउटपुट पे आता है। और चूंकि आउटपुट एक्चुअली यहाँ नेगेटिव है ना और नीचे प्लस है, तो इसलिए हमारा ग्राफ नेगेटिव में बनता है। हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट जो हमने पोलैरिटी बनाई उसकी निस्बत एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज उल्टी होती है, इसलिए हम उसको नेगेटिव साइन के साथ ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें एक और बात जो मैं बताना चाहना था वो ये कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द प्राइम, दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द सेकेंडरी साइड, ये दो सर्किट्स हैं। बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वाया कैपेसिटर। डायरेक्टली आप देखेंगे कि सोर्स नेवर गेट्स टू इंटरेक्ट विद द आउटपुट साइड। आप देखेंगे कि स्विच पोजीशन 1 पे जब मैं करता हूँ तो सारा का सारा सोर्स करंट इधर को होके इधर चला जाता है, आगे लोड को नहीं जाता, ठीक है। एंड व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 2, सॉरी, व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 1, ये वाला करंट सोर्स का यहाँ से यूं होके इधर यूं चला जाता है,
फिर भी आप देखें कि आउटपुट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पाथ शॉर्ट है। ये वाला जो मैं पाथ बना रहा हूँ, मोटी लाइन से बना देता हूँ, दिस पाथ इज शॉर्ट, इट इज ब्लॉकिंग। तो करंट को यहाँ से आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता, करंट यहीं से लूप करके तो वापस चला जाता है। और अगेन अगर मैं स्विच पोजीशन 1 पे चला जाऊं तो तब भी आप देखेंगे कि सोर्स के लिए ये आगे एक दीवार है, आगे यहाँ से इसका करंट इसको पास नहीं कर सकता, बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट पाथ एंड करंट विल ऑलवेज फ्लो बैक टू सोर्स थ्रू दिस शॉर्ट पाथ। सवाल ये पैदा होता है कि इनपुट की तो कभी भी करंट आउटपुट की तरफ नहीं जा रहा, तो आउटपुट में फिर वोल्टेज कैसे बनती है? तो उसका जवाब ये है कि व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 1 we are energizing the inductor, and when we are at switch position 2 the same inductor plus the source they charge the capacitor and make this path. Once the capacitor is charged, capacitor C1 charge हो जाता है, when we are back at switch position 1 then source is energizing the inductor, but the capacitor which has acquired the charge in the previous switching cycle now will power the load. अपनी अपनी स्टोर्ड चार्ज से ये आउटपुट पावर को आउटपुट लोड को पावर करेगा। इनफैक्ट विद दिस पोलैरिटी, नीचे से करंट जाएगा बिकॉज प्लस इज हेयर, तो नीचे से करंट जाएगा एंड इट विल मूव अप, क्रिएटिंग पॉजिटिव एट द बॉटम एंड नेगेटिव एट द टॉप, एंड दिस वे द साइकिल विल कंप्लीट। तो आपको समझ आ गया कि कैपेसिटर C1 इज द इंटरमीडिएट एनर्जी ट्रांसफर पॉइंट, कि पहले एनर्जी इसमें जाएगी, इसमें स्टोर होगी, अगले साइकिल में एनर्जी इसमें जाएगी, और उस टाइम पर ये एनर्जाइज हो रहा होगा। ये बात आपको समझ आ गई? जी बताइएगा। किसी डायरेक्टली इनपुट और आउटपुट में एनर्जी नहीं जाती, बल्कि कैपेसिटर के थ्रू जाती है, C1 के थ्रू। अगर मैं ये C1 निकाल दूं तो आपका आउटपुट नहीं जा सकता, पावर ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो पावर टेम्पररी ये होल्ड करता है और वही एनर्जी आगे रिलीज कर देता है। हाँ तक देखे ना इधर। जी 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 बेटा। सर जब हम स्विच 1 पर हैं तो हमारा जब इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, एनर्जाइज हो रहा है जी। कैपेसिटर के क्रॉस भी तो वोल्टेजेस बिल्डअप होंगे और वो एक वक्त में ओपन हो जाएगा। कौन से कैपेसिटर के क्रॉस? सर C1 जो है, क्यों अगर बिल्डअप स्विच होंगे? स्विच पोजीशन 1 तो पाथ जी तो कंप्लीट है। अच्छा ये शॉर्ट कर देंगे। जी, स्विच पोजीशन 1 से यहाँ शॉर्ट हो गया ना पाथ, तो सोर्स ठीक का है सर। करंट यहाँ नहीं जा सकता, ये मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ये बक और बूस्ट कैसे बनता है। देखें इसकी जो शक्ल है ना, ये वाला रीजन की शक्ल, इसकी शक्ल बूस्ट वाले की जैसी है। कैसे बूस्ट करता है कि हम जब स्विच पोजीशन 1 पे होते हैं, ज़्यादा देर के लिए अगर हम स्विच पोजीशन 1 पे रहेंगे तो एनर्जी इन द इंडक्टर विल बिकम मोर, ठीक है, more energy will store in the inductor, and when we will move towards switch position 2 more energy added with this source will charge the capacitor C1 and capacitor will charge at higher voltage। कब ऐसा होगा? जब हम स्विच पोजीशन 1 पे ज़्यादा टाइम ठहरेंगे, इंडक्टर को ज़्यादा एनर्जाइज करेंगे, ताकि जब स्विच पोजीशन 2 पे हम जाएं तो इंडक्टर अपनी एनर्जी को जब रिलीज करेगा तो लार्ज अमाउंट में रिलीज करेगा, विच विल क्रिएट हायर वोल्टेजेस इन C1। ठीक हो गया? तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि बूस्टिंग एक्शन हो रहा है ना? ऐसे ही है क्यों भाई? जितना ज्यादा देर हम स्विच पोजीशन 1 पे रहेंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटर C1 की वोल्टेज बनेगी। कब? जब हम स्विच पोजीशन 2 पे आएंगे, क्योंकि पीछे हमने एनर्जी इतनी ज्यादा स्टोर कर रखी थी इंडक्टर में, तो ये बूस्ट एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम 2 पे ज्यादा टाइम गुजारें, 2 पे ज़्यादा टाइम गुजारने का फ़ायदा हमें ये होगा कि इंडक्टर में 1 पे यानी कम टाइम गुजारें, इंडक्टर में कम एनर्जी स्टोर होगी, और कैपेसिटर ज़्यादा देर के लिए अपनी एनर्जी को डंप करेगा, और बेचारा कैपेसिटर कोई इनफाइनाइट सोर्स तो है नहीं C1, सो इट्स वोल्टेज विल टेंड टू डिक्रीज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम स्विच पोजीशन 1 के ऊपर ज़्यादा देर के लिए ठहर रहे हैं। ज़्यादा देर के लिए स्विच पोजीशन 1 के ठहरने का मतलब क्या है कि वी आर अलाउइंग मोर टाइम फॉर C1 टू डिस्चार्ज। जब ज़्यादा देर टाइम उसको हम दे रहे हैं डिस्चार्ज होने के लिए, तो कैपेसिटर C1 की वोल्टेज ऑन एवरेज गिरेगी या बढ़ेगी? जी बताएं। बढ़ेगी।
नहीं, हम कैपेसिटर सी देखें इस सिचुएशन में व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 1 फॉर शॉर्टर टाइम एंड एट स्विच पोजीशन 2 लॉन्गर टाइम, जाहिर बात है कि जब हम सॉरी मैं गलती कर गया, व्हेन वी आर एट, जब हम की बात आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, जब हम स्विच पोजीशन 1 पे होंगे थोड़ी देर के लिए तो हम इंडक्टर को कम एनर्जाइज कर रहे होंगे, तो जब हम ज़्यादा देर के लिए स्विच पोजीशन 2 पे जाएंगे तो हम हमारी इसमें कम एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, तो ये मिल के कैपेसिटर को कम वोल्टेज पे बूस्ट कराएगा, कैपेसिटर की वोल्टेज कम ड्यूरेशन के कम वोल्टेज पे आएगी। ठीक हो गया, एक बात तो ये तय हो गई कि कम स्विच पोजीशन 1 पे रहना और ज़्यादा देर के लिए स्विच पोजीशन 2 पे रहने का नुकसान क्या है कि कैपेसिटर की C1 की वोल्टेज क्या होगी, वो कम बनेगी, क्योंकि बूस्टिंग एक्शन हमने रिड्यूस कर दिया। बूस्टिंग एक्शन कब ज़्यादा होता है, जब हम 1 पोजीशन पे ज़्यादा देर के लिए ठहरें और ये बेचारा इतनी एनर्जी ले जाए कि जब हम स्विच पोजीशन 2 पे जाएंगे तो ये डंप करेगा इसके अंदर एनर्जी, तो इसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगी। ठीक हो गया, तो स्विच पोजीशन 1 पे हम जब ज़्यादा देर के लिए ठहरेंगे तो स्विच सर वो ड्यूटी कैपेसिटर सी, साइकिल क्या होगा ना? जी, विच मीन्स के ड्यूटी साइकिल ज़्यादा है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल ज़्यादा मतलब स्विच पोजीशन 1 पे हम ज़्यादा देर के लिए, तो कैपेसिटर वोल्टेज विल बिकम हायर, इवेंचुअली आउटपुट वोल्टेज विल आल्सो बिकम हायर, क्योंकि हम हमारी जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो ज़्यादा वोल्टेज है, तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम स्विच पोजीशन 1 पे कम देर के लिए रहते हैं एंड स्विच पोजीशन 2 पे ज़्यादा देर के लिए रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस एक्शन को, इस बूस्टिंग एक्शन को लिमिट कर दिया, थोड़ा कर दिया। कैपेसिटर C1 विल नाउ बिकम लेस चार्ज्ड when we are more at switch position 2 and less at switch position 1. switch position 1 less पे होने का मतलब ये है कि इंडक्टर L1 में कम एनर्जी स्टोर हुई थी और जब इसके अंदर डंप हुई along with the addition of Vg, तो आपकी बूस्टिंग एक्शन तो स्टिल हुआ ही, लेकिन आपका जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज अब आपकी उस जितनी राइज नहीं हुई जितनी कि आप पहले वाले सीन में था जब आप 1 पे ज़्यादा देर के लिए ठहरते थे। अब चूंकि आप ज़्यादा देर के लिए 2 पे ठहर रहे हैं, 1 पे कम देर के लिए ठहर रहे हैं, तो आप कैपेसिटर C1 की जो बिल्ड वोल्टेज है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक हो गया, और जब आप स्विच पोजीशन 1 पे थोड़ी देर के लिए अब रहेंगे, 2 पे ज़्यादा देर के लिए रह चुके थे, कैपेसिटर की वोल्टेज कम बिल्ड हुई थी और आपका जो स्विच पोजीशन 1 है आप उसके ऊपर ज़ाहिरी बात है ज़्यादा देर के लिए रहेंगे। जब आप स्विच पोजीशन 1 के लिए कम देर के लिए रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप कम टाइम दे रहे हैं इस कैपेसिटर को कि वो अपनी एनर्जी लोड को दे सके। ठीक है, जब आप कम टाइम देंगे तो इस कैपेसिटर की वोल्टेज कम बिल्ड होगी। समझ रहे हैं बात को? when we are at switch position 1 on lesser time and spending more time on switch position 2, इसके दो नुकसानात एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप वाइज हो रहे हैं कि एक तो स्विच पोजीशन 1 पर हम कम ठहरने का नुकसान कि इंडक्टर में एनर्जी कम स्टोर हो रही है। ठीक हो गया, दूसरा नुकसान कि हम कैपेसिटर C1 को कम देर के लिए अलाउ कर रहे हैं कि वो बल्कि इस तरह होना चाहिए कि वो आपके लोड को पावर करे, कम देर के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं पावर को, तो ये एक हो गया। दोनों चीज़ें लीड करती हैं आपकी आउटपुट वोल्टेज के ड्रॉप को। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, स्विच पोजीशन 1 पे ज़्यादा देर के लिए ठहरता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा बिल्ड करवा रहा हूँ इंडक्टर में, और जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर में बन चुकी थी पिछले साइकिल में वो मैं ज़्यादा देर के लिए अपने लोड को दे रहा हूँ। तो इवेंचुअली दैट विल बोथ दीज थिंग्स विल सपोर्ट हायर वोल्टेजेस अक्रॉस द आउटपुट। इस जो मैंने थ्योरी बताई है इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं। आपको बात क्लियर हुई है कि किस तरह स्विच पोजीशन पे ड्यूटी साइकिल के चेंज के साथ किस तरह हमारी एनर्जी ट्रांसफर में आउटपुट वोल्टेज में इंक्रीज और डिक्रीज आता है। ड्यूटी साइकिल मोर मींस वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन स्विच पोजीशन 1। जी कोई क्वेश्चन है तो करें ताकि आगे हम इसको चलाएं। सर क्लियर है। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब उसने यही काम उसने कहा है कि अगर हम रियल वर्ल्ड में बनाना चाहें, और साथ साथ आपको आइडिया देता जाता है कि अगर हम इसको रियल वर्ल्ड में करना चाहें तो कैसे इसको एक मॉसफेट से और एक डायोड से करेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्विच 1 को हम सर? मॉसफेट से रिप्लेस, जी जी बेटा।
सर अभी जब आपने कहा था कि हम स्विच पोजीशन 2 पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो स्विच पोजीशन 2 में तो हमारे पास मेन पावर के साथ कैपेसिटर C1 भी इन्वॉल्व होता है ना, तो हमारे पास C1 तब ज़्यादा चार्ज नहीं होगा? देखें इंडक्टर असल में अगर फॉर एग्जांपल इंडक्टर नहीं होता, सपोज इंडक्टर है ही नहीं, हम स्विच पोजीशन 2 पे ज़्यादा देर रहे, बहुत देर रहे, तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, V1 की वोल्टेज क्या होगी, सर वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी, हम एक नंबर एग्जैक्ट कह सकते हैं ना, हम Vg के बराबर ले जाएंगे इसकी वोल्टेज को, बिकॉज कैपेसिटर एंड सोर्स विल नाउ बिकम पैरेलल फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग इनफ कि हमारी Vg इज इक्वल टू V1 हो जाए। ऐसा ही होगा ना, ज्यादा जी से सर। ज्यादा क्या हो सकता है, यही हो सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कितनी जाएगी, Vg तक ही जाएगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकती। ठीक है, और अगर हम स्विच पोजीशन 1 पे जस्ट हाथ लगाते हैं, बस हल्का सा हाथ लगा के ज़्यादा देर स्विच पोजीशन 2 पे आते हैं, तो इंडक्टर बेचारे में कुछ था ही नहीं, बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी थी, तो इसने जब इसके अंदर जब Vg इसके अंदर ऐड किया तो क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, Vg प्लस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ VL। ठीक है, आप स्विच पोजीशन 2 पे कितनी देर रह लें, जितनी देर मर्जी रहे, ये वोल्टेज है ही बहुत थोड़ी, तो उसकी वजह से जो आपका कैपेसिटर की वोल्टेज है डेफिनेटली इट विल गो बियॉन्ड Vg। इफ हम क्या कर रहे थे, स्विच पोजीशन 2 पे ज़्यादा टाइम लगा रहे थे ना, तो इट मे गो अ लिटिल बिट हायर देन Vg, बट हमारा जो आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर का जो V1 है, आउटपुट वोल्टेज नहीं सॉरी, जो कैपेसिटर ने वोल्टेज V1 एक्वायर किया, इट इज़ नॉट वेरी मच हायर देन Vg। ठीक है, Vg से कोई बहुत फर्क नहीं है, हम यूं कह सकते हैं कि Vg इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V1, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये हम कह सकते हैं, अ लिटिल बिट ग्रेटर देन V1। ठीक है, Vg से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जब हम स्विच पोजीशन 1 पे ज़्यादा देर ठहरते हैं तो देन कैपेसिटर वोल्टेज बिकम्स मच मच ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, जिसकी वजह से जब कैपेसिटर 2 पे थोड़ी देर के लिए भी आता है, सॉरी, जब हम स्विच पोजीशन 1 पे ज़्यादा देर के लिए लगेंगे तो स्विच पोजीशन 2 पे हम कम देर के लिए आएंगे ना, तो जब हम स्विच पोजीशन 1 पे होते हैं ज़्यादा देर के लिए, तो कैपेसिटर की जो हाई वोल्टेज होती है वो भी ज़्यादा देर के लिए आउटपुट को सपोर्ट करती है, सॉरी इस तरफ से सपोर्ट करेगी। तो कैपेसिटर की दोनों तरफ का विन विन सोल्यूशन है कि स्विच पोजीशन 1 पे ज़्यादा देर ठहरने का मतलब, ये दो मतलब है कि हम इंडक्टर को ज़्यादा एनर्जाइज कर रहे हैं, और दूसरा मतलब कैपेसिटर C1 के जो हायर वोल्टेज बिल्ड हुई हुई थी उसको हम ज़्यादा देर के लिए आउटपुट को दे रहे हैं, which means कैपेसिटर C2 will have sufficient time to build its own voltage higher, क्योंकि हम C1 को ज़्यादा देर के लिए अलाउ कर रहे हैं टू डंप इट्स एनर्जी इनटू द कैपेसिटर C2, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज में इजाफा होगा। अब आप समझ रही होंगी कि भाई कैपेसिटर C1 जो है, क्योंकि हम स्विच पोजीशन 1 पे ज़्यादा देर के लिए ठहरे थे, तो कैपेसिटर C1 बेचारा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये भी तो आखिर इनफाइनाइट सोर्स नहीं है, तो ये बेचारा अपनी एनर्जी डंप करते करते कितनी देर तक करेगा, कैपेसिटर C2 को भी चार्ज कर रहा है, लोड को भी पावर कर रहा है, एवरीथिंग, तो कैपेसिटर की वोल्टेज बहुत नीचे गिर जाएगी, तो इस वजह से आपकी जो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्लाइन का शिकार होगी। तो ऐसी बात नहीं है, वी यूज़ बिगर कैपेसिटर C1 एंड यूजुअली कैपेसिटर C2 इज स्मॉल, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसको डेफिनेटली ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसकी वोल्टेज ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि हम इसको ज़्यादा देर के लिए डिस्चार्ज होने के लिए अलाउ कर रहे हैं, सिंस वी आर स्टेइंग मोर एट स्विच पोजीशन 1। लेकिन वो कसर पूरी हो जाती है जब हम स्विच पोजीशन 2 पे आते हैं ना दोबारा से, तो एनर्जी इसके अंदर इतनी स्टोर हो चुकी होती है कि इसको फ़ौरन से हाई वोल्टेज पे वो चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटर जो चार्ज लूज़ कर चुका होता है ज़्यादा सारा पिछले साइकिल में, उसको हम फ़ौरन टॉप अप कर देते हैं। होगी बात क्लियर? यस सर। जी चलें, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू अ रियल इम्प्लीमेंटेशन। तो रियल इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हम स्विच पोजीशन 1 को मॉसफेट के साथ रिप्लेस करते हैं, स्विच पोजीशन 2 के लिए हम D1 के साथ रिप्लेस करते हैं। वी विल सी कि हमने ये कैसे किया, हमने ये क्यों किया। सवाल ये एक बार आता ना कि दोनों स्विच पोजीशन इस हिसाब से देखा जाए, इधर आके देखा जाए, तो इसमें और उसमें स्विचिंग वाइज कोई डिफरेंस नहीं, इधर ये तार जोड़ रही है तो उधर वो तार जोड़ रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि इधर डायोड डलना है और इधर मॉसफेट डलना है?
ठीक है, ये एक सवाल है ज़हन में पैदा होता है, तो इसका जवाब अभी मैं देने की आपको कोशिश करूंगा कि हम अगर इसको उल्टा लगा के देखेंगे तो सर्किट नहीं चलेगा। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, डिस्कशन में लेके आएंगे ताकि हमें पूरी बात जो है वो समझ आ जाए। देखें हमने क्या करना है, हमने इसको सेमी कंट्रोल्ड स्विच रखा, ये फुली कंट्रोल्ड स्विच है। देखिए हमने ये चॉइस क्यों ली, पहले हम प्रॉपर चॉइस की तरफ आएंगे, फिर मैं जानबूझ के इनको स्वैप करवाऊंगा, फिर हम इसको देखेंगे कि उसका नुकसान क्या होता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम स्विच पोजीशन 1 पे। व्हेन वी आर शॉर्टिंग आउट this connection needs to be open, this needs to be close, this needs to be open। टिक का मतलब है कि टिक का मतलब है कि क्लोज और क्रॉस का मतलब है कि ओपन। ठीक है जी, क्या हम देखते हैं कि डायोड हमारा ऐसा होता है और मॉसफेट तो हम खुद ऑन कर ही रहे हैं, तो क्या हमारा डायोड जो है वो क्लोज होता है, सॉरी ओपन होता है, और हमारा मॉसफेट जब क्लोज हो तो ये अब हम चीज़ चेक करने लगे। सो हमने मॉसफेट को क्लोज किया, मॉसफेट क्लोज हो गया, जिसकी वजह से करंट यहाँ से यूं फ्लो होना शुरू हुआ। ठीक हो गया जी। और हमारा जो कैपेसिटर है, देखें चूंकि हमारा मॉसफेट ऑन हो गया, और मॉसफेट ऑन होने का मतलब ये है कि दिस इज शॉर्ट नाउ। ओके, जब ये शॉर्ट हो गया तो ये बात तो आपको बड़ी इजीली समझ आ गया कि भाई मॉसफेट is on and we are energizing inductor L1। What happens to the diode? Diode needs to turn off, needs to be off at this point। तो देखें ये माइनस इधर आ रहा और ये प्लस ट्रेवल होते होते इस शॉर्ट पाथ के थ्रू यहाँ पहुंचा। तो मुझे बताएं डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? रिवर्स बायस है। हम यही रिवर्स बायस में डायोड ऑफ होता है, और हम यही चाहते हैं कि ये वाला स्विच ऑफ हो, और ये जब ये ऑन हो तो ये वाला स्विच ऑफ हो, और ये ऑफ ही है। आपको नजर आ रहा है कि डायोड D1 इज ऑफ, तो which means that our circuit is working properly as far as switch position 1 is concerned। अब हम देखते हैं कि क्या होगा जब आपका स्विच पोजीशन 2 पे आने का मतलब क्या है कि हमारा मॉसफेट ऑफ होना चाहिए। यानी मॉसफेट ऑफ होने का मतलब ये है कि इट बिकम्स इनविजिबल, इट इज नॉट देयर, ओपन सर्किट हो गया ना, आप यूँ समझे है ही नहीं है। अब क्या होगा कि जो इंडक्टर की पोलैरिटी थी वो इधर माइनस होगी और इधर प्लस होगी। बोथ दीज वोल्टेजेस विल ऐड and will charge the capacitor making the polarity plus on the negative side and minus on the। अब देखिए पाथ क्या बनता है, करंट इधर नहीं जा सकता because the diode will start to conduct। क्यों? क्योंकि करंट का पाथ ये है और यहाँ से यूं नीचे जा सकता है। एरो ऑफ द डायोड बेसिकली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट नीचे को जाएगा और यहाँ से यूं पाथ मुकम्मल करेगा, बजाय इसके कि करंट आगे को जाए। आगे को नहीं जाने देगा डायोड विल टर्न ऑन नाउ ऑटोमेटिकली। तो क्या हुआ कि जब हम इसको ऑफ करते हैं ना स्विच पोजीशन 1 को, तो ऑटोमेटिकली स्विच पोजीशन 2 टर्न्स ऑन। ये हमारी कह लें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यही वर्ड होना चाहिए शायद, कि हम एक चीज़ को ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली डायोड हमारे लिए वो फेवरेबल स्विच के तौर पे एक्ट करता है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पर स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज़ मॉसफेट 2 एट डायोड पोजीशन 2, जहाँ डायोड D2 कह रहा हूँ, डायोड D1 है, यहाँ पर हम Q2 लगा दें, दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दें, लेकिन उसके लिए फिर हमें डबल कंट्रोल सिग्नल देना पड़ेगा कि इसको जब हमने ऑफ किया तो इसको ऑन कराने के लिए 2 कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रो कंट्रोलर से आएंगे इंस्टेड ऑफ 1, और उसमें फिर डेड टाइम कंट्रोल का भी देखना पड़ेगा। इसमें ऑटोमेटिकली डेड टाइम कंट्रोल इज टेकन केयर ऑफ। ठीक हो गया जी। यहाँ पर इस इम्प्लीमेंटेशन में कोई अगर आपको इशू हो, कोई समझ ना आ रही हो तो सवाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी बताएं। नहीं है, हम आगे चलते हैं। नाउ वी विल एनालाइज। सर एक क्वेश्चन था सर, ऊपर वाली जी डायग्राम
जी बेटा। सर इसमें आपने कहा कि D1 जो है जब स्विच पोजीशन 2 आएगी तो D1 कंडक्ट करेगा, तो सर ये जो C1 है इसके अक्रॉस V1 है प्लस इस तरफ माइनस राइट साइड पे है, तो जी D1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है D1 की जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज होगा। जी, अच्छा ये सवाल आपने अच्छा किया कि स्विच पोजीशन 2 पे जब हम आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि ये स्विच पोजीशन ऑफ है, ऐसा ही है ना। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि मॉसफेट को ऑफ कर देते हैं। हमने मॉसफेट को ऑफ कर दिया। जब मॉसफेट ऑफ होता है तो ऑटोमेटिकली ये स्विच पोजीशन ऑफ हो जाता है और ये खुद ब खुद स्विच पोजीशन ऑन हो जाता है डायोड के नेचुरल एक्शन की वजह से। हमें यहाँ पर आके खुद से स्विच ऑन नहीं करना पड़ता। अब आपका जो सवाल था वो ये था कि भाई ये तो नेगेटिव है और अगर इस नेगेटिव को मैं यहाँ प्रोपगेट करूँ तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ तो प्लस होना चाहिए डायोड को ऑन होने के लिए। ऐसे ही यही सवाल है ना। यस सर, मेरा यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं समझ गया था। तो आपका यहाँ नेगेटिव नहीं आ रहा बेसिकली, ये इस कैपेसिटर की वोल्टेज तो है नेगेटिव। एंड अच्छा इसकी रीजन क्या है, ये जो कैपेसिटर है ना ये इस वक्त एज अ लोड एक्ट कर रहा है क्योंकि VG और VL दे ऐड टुगेदर एंड बिकम मोर देन V1, इसीलिए तो V1 चार्ज हो रहा है इस वक्त। इस वक्त जो पोलैरिटी है वो किसकी चलेगी, डोमिनेंट, वो इसकी नहीं चलेगी। ये देखें यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। व्हेन द इंडक्टर फ्लिप्ड इट्स पोलैरिटी, लेफ्ट पे माइनस आ गया और राइट पे प्लस आ गया। नाउ दिस प्लस इज बिगर एंड दिस ओवरऑल माइनस इज बिगर। ठीक है, इस बेचारे का छोटा सा प्लस और छोटा सा माइनस इस बड़े प्लस के सामने इस बड़े माइनस के सामने हैसियत नहीं रखता, तो इसलिए ये बड़ा बड़ा प्लस यहाँ पे आएगा and bigger minus will travel here making this diode forward bias। एक आंसर इसका ये है, ठीक है, एक वन आंसर। दूसरा आंसर ये है कि करंट इज लीडिंग दिस पाथ। यही तो, अगर ये पाथ ना होता तो कैपेसिटर C1 कैन नॉट चार्ज। यही पाथ है तो तभी तो कैपेसिटर C1 चार्ज हो रहा है, मेकिंग दिस साइड प्लस एंड दिस साइड माइनस। और इस वक्त कैपेसिटर एनर्जी दे नहीं रहा बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन स्टेट में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसलिए अगर ये सोर्स होता मैं कहता यार इस सोर्स की वोल्टेज यहाँ इफेक्ट कर रही है, हालांकि ये तो एक सिंक के तौर पे एक्ट कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक एक्टिंग लाइक अ, अगर पोलैरिटी वाइज देखा जाए तो इट इज एक्टिंग लाइक अ रजिस्टर। अब अगर मैं यहाँ रजिस्टर से रिप्लेस कर दूँ, वैसे यहाँ रजिस्टिव एक्शन नहीं है लेकिन सिर्फ पोलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो पोलैरिटी में कैपेसिटर और रजिस्टर एक तरह से सिमिलर बिहेवियर दे रहे हैं कि एंट्री पॉइंट पे प्लस है और लीविंग पॉइंट पे माइनस है। तो अगर मैं इसको रजिस्टर से रिप्लेस कर दूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कैपेसिटर को इग्नोर करें, तो फिर आपको समझ आती है कि डायोड फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। जिसने सवाल किया था वो जवाब दे। यस सर, फिर फॉरवर्ड बायस ही होगा। फॉरवर्ड बायस होगा ना, क्योंकि ये तो पोलैरिटी सिंपल उसके करंट के पैसेज की वजह से डायोड रजिस्टर की यहाँ प्लस आ गया और राइट हैंड साइड में माइनस आ गया, तो इसमें कोई कैपेसिटर का या रजिस्टर का कोई कमाल नहीं है कि उसकी अपनी सोर्स एज अ सोर्स बन रहा हो। तो व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 2 द कैपेसिटर इज नॉट एक्टिंग एज अ सोर्स, रादर इट इज absorbing energy from the source। inductor plus voltage source is giving energy to this and the path of the current is like this। तो यहाँ से करंट ऊपर से नीचे को जा रहा है, ऊपर से नीचे। सबसे आसान यही अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैंने वो वाली बताई थी जो सबसे आसान है कि करंट यहाँ से यूं पाथ ले रहा है। तो जब करंट का पाथ इधर आगे है तो करंट के पास दो रास्ते हैं, इधर जाए या इधर जाए। तो डेफिनेटली इधर नहीं जाएगा बिकॉज लो रेजिस्टिव पाथ ये है, उसके लिए डायोड ऑन हो रहा है ना, फेवरेबल डायरेक्शन ऑफ करंट है इस जानिब, तो इसलिए आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और आइडियली स्पीकिंग ये वाली लाइन जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे क्या होगा, 0 पॉइंट प्लस ऊपर और माइनस नीचे ऑलमोस्ट 0.8 या 0.9 वोल्ट्स, क्योंकि फॉरवर्ड ड्रॉप तो कुछ होता है ना, तो इतना वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा होगा उस वक्त, ठीक है, जब ये ऑन हो चुका होगा तो इसके क्रॉस। लेकिन हम क्योंकि फिलहाल स्विचेस को यूज कर रहे हैं तो इन द केस ऑफ स्विचेस वी विल यूज आइडियल टर्न ऑन। आइडियल टर्न ऑन का मतलब कि बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ गए बात को? ओके तो सर, यस सर। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं या चलती रहे, मैंने नमाज के लिए जाना है।
सर बंद कर दें। ठीक हो गया, नहीं बंद कर दें दोबारा स्टार्ट। स्टॉप रिकॉर्डिंग और दोबारा हम इसको जब